बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, तमाम जॉब्स के लिए, चाहे वो एजुकेटर्स की हों, चाहे वो लिटरेसी मोबिलाइजर्स की हों, चाहे मॉनिटर्स की हों, किसी भी डिपार्टमेंट की हों, उनके लिए पास्ट पेपर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पास्ट पेपर्स में से मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि इम्तियाज़ शाहिद की बुक के तमाम पास्ट पेपर्स को हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। चलें, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पर वक्त आपको मौसूल हो सकें। ये क्वेश्चन पास्ट पेपर है 2022 का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पेपर है ये। इसमें हम तमाम सवालात को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। रट्टा लगाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एनिमल्स रिजर्व्ड एनर्जी स्टोर्ड इन। एनिमल्स की जो एनर्जी होती है, मैंने एक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स स्पेशली, एनिमल्स की और प्लांट्स जब अपनी एनर्जी बनाते हैं, जब वो खुराक बनाते हैं तो उनकी खुराक ग्लूकोज बन जाती है प्लांट्स की। इसी तरह इंसान, एनिमल्स जो भी कोई खुराक खाते हैं तो कुछ खुराक उनकी एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ उसकी जो तवानाई होती है वो ग्लूकोज की शक्ल में इंसान के खून में मिल जाती है और जिस्म के तमाम तर हिस्सों में फैल जाती है। वही जो ग्लूकोज की शक्ल में एनर्जी होती है वो एनिमल्स की उनके जिस्म के किस हिस्से में स्टोर हो जाती है? ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाती है। ग्लाइकोजन ऐसा हिस्सा है पौधों या जानवरों का जिसमें ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। पौधों का भी एनर्जी स्टोर करने का एक हिस्सा होता है और जो जानवरों का ऐसा हिस्सा होता है इसे कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का दूसरा नाम भी पास्ट पेपर में पूछा जाता है। इसका दूसरा नाम है एनिमल स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 2 है, टोमेटो इज विच टाइप ऑफ प्लांट। टोमेटो किस टाइप का प्लांट है? ये सब्जी नहीं है, ये फल है, फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का सबसे जो लंबा दरिया है वो कौन सा है? इंडस है, यानी दरियाए सिंध, और इसे पाकिस्तान का दरियाए नील भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ब्रोजी इज एन अलॉय ऑफ। अलॉय क्या होता है? जैसे किसी चीज़ का मिक्सचर होता है, पानी और किसी भी नमकियात वगैरह का, या चाय और चीनी वगैरह का, इस तरह का कोई जो भी कुछ चीज़ों का मिक्सचर होता है उसे हम डिफरेंट नामों से डिवाइड करते हैं उनकी खसूसियात की वजह से। कुछ सॉल्यूशन होते हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं, जैसे पानी और नमक वगैरह का जो मिक्सचर होता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि वो सॉल्व हो जाता है, वो उसमें मिल जाता है। लेकिन ऐसे चीज़ों का मिक्सचर जो अलग अलग रहें उन्हें हम कहते हैं मिक्सचर। जैसे फ्रूट चाट वगैरह, उसमें हर उसके जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग नज़र आ रही होती हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो भी होते हैं उसमें। जबकि ऐसी चीज़ें जिनको हम मिक्स करें तो वो अलग तो हों लेकिन वाजे ना हो कि कैसे अलग अलग। जैसे अब हम पानी में आटा डाल दें तो वो पहले तो तैरेगा पानी की सतह पे, फिर फुटकड़ियों की तरह बन के ऐसे पानी में बह रहा होगा। लेकिन अगर हम उसे स्पून से मिलाएंगे तो वो थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाएगा पानी में। ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? सस्पेंस। और अलाय होता है कुछ धातुओं का मिक्सचर, जैसे चंद धातुओं को मिला के कोई बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं या कोई पॉलिश वगैरह तैयार की जाती है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं अलाय, धातुओं का जो मिक्सचर होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में है कि ब्रॉन्जी किस चीज़ों का अलाय है, यानी किन चीज़ों का मिक्सचर है? ये तांबे के, अक्सर आपने कहीं पढ़ा भी होगा, पुराने नॉवेल्स वगैरह में होता है कि बर्तनों को कली करना, यानी कि बर्तनों को पॉलिश करना। बर्तन पुराने हो जाते थे तो पहले के लोग उन्हें कली करते थे, यानी उन पर तांबे और कापर का और इस तरह की कुछ और धातुओं का मिक्सचर बना के उन्हें बर्तनों को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे बर्तन गोल्डन और चमकदार हो जाते हैं। उसे कहते हैं कलई करना। तो ब्रॉन्जी जो है वो अलाय है तांबे का और चंद और धातुओं का, जिससे बर्तनों को कलई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, रिसेंटली तुर्की चेंज्ड विच चर्च इनटू मॉस्क। तुर्की में एक चर्च होती थी
हैगा सोफिया के नाम से, उसे रिसेंटली तुर्की ने मस्जिद में तब्दील कर दिया, यानी मस्जिद बना दिया, क्योंकि तुर्की मुसलमानों का मुल्क है और इसे मस्जिद में रिसेंटली तब्दील किया है, इसलिए ये सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा है पास्ट पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हेन यूएस हेल्प्ड पाकिस्तान इन इकोनॉमिक एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पाकिस्तान की माशी मदद यूएस ने कब की थी? 1947 में जब पाकिस्तान बना था फर्स्ट टाइम, इन्होंने 1947 में ही पाकिस्तान की माशी मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इन्वेंटेड स्टेम इंजन? जेम्स वाट ने इन्वेंट किया था स्टेम इंजन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन 1906 यानी 1906 हु लेड शिमला डेपुटेशन? शिमला वफद को किसने लीड किया था? टू मीट वाइसराय, शिमला वफद को 1906 में किसने लीड किया था वाइसराय से मिलने के लिए? अब आपको कंफ्यूजन होगी कि शिमला वफद क्या है। तकसीम बंगाल के खिलाफ हिंदुओं के रवैये को देखकर, हिंदू क्योंकि तकसीम बंगाल की मुखालफत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बंगाल को तकसीम ना किया जाए, यानी पाकिस्तान को अलग, मुसलमानों को अलग रियासत ना दी जाए, तब तकसीम बंगाल के खिलाफ हिंदुओं के रवैये को देखकर मुसलमानों को गुस्सा आया था, तो उन्होंने सोचा कि हम वाइसराय से जाके रिक्वेस्ट करते हैं। तब नवाब सलीमुल्लाह खान सर आगा खान की सरबराही में 1906 में वो वाइसराय के पास गए थे और उन्होंने वाइसराय से यही रिक्वेस्ट की थी कि हमारा फ़ैसला किया जाए, यानी कि हमारे मुसलमानों के लिए अलग वतन के लिए कोई सूटेबल फ़ैसला किया जाए। सर आगा खान की रहनुमाई में मुसलमानों की एक जमात गई थी और उस वक्त कौन सा वाइसराय था? लॉर्ड मंटो था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, साउथ बीच इज इन? साउथ बीच कहाँ पर वाक़ई है? साउथ बीच जो है ये फ्लोरिडा में वाक़ई है। फ्लोरिडा कहाँ है? फ्लोरिडा अमेरिका की एक खूबसूरत रियासत है और ये अमेरिका की 17वीं रियासत है, 17 नंबर पर है। इसकी बुनियाद एक औरत ने रखी थी और इस रियासत में मज़दूर की मज़दूरी पाकिस्तान के MBBS डॉक्टर की आमदनी से भी ज़्यादा है। ये बहुत खूबसूरत रियासत है और साउथ बीच इसी खूबसूरत रियासत फ्लोरिडा में वाक़ई है। ये मशहूर है, इसलिए ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका एब्रीवेशन है IAEA का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज सिचुएटेड इन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ वाक़ई है? ये वीना में वाक़ई है। वीना क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत है और ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वीना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 11, इन मीथेन, मीथेन क्या है? गैस है। इन मीथेन द रेशियो ऑफ एटम, एटम की रेशियो कितना है? एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन मीथेन, मीथेन में एटम और कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो क्या है? 14%। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द इंटरेस्ट रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान की स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट कितना है? 8.75%। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। जब किसी भी बैंक से कोई भी बंदा उधार लेता है तो बैंक उसको ऐसे फ्री में उधार नहीं दे देता। बैंक उसको या तो उधार पर सूद लगाता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है किस्तों की सूरत में। मतलब अगर आपने 40,000 लोन लिया है बैंक से, तो बैंक आपसे 4 माह में रिटर्न कर रहा है, या जितने भी अरसे में 40,000 को डिवाइड करेंगे, अगर 10 महीनों में वो ले रहा है फॉर एग्जांपल, तो 4,000 बनता है। लेकिन बैंक आपसे ले रहा है 4,200 या 300। ये जो ऊपर वाले चार्जेस होंगे ये सूद कहते हैं इसे सादा ज़ुबान में हम लोग। या अगर बैंक किसी को बहुत ज़्यादा कर्जा देता है तो उनके जेवर या उनकी किसी भी इमारत, घर वगैरह या किसी दुकान वगैरह के कागजात गिरवी रख लिए जाते हैं। ये सूद की रकम या ये जो जेवरात वगैरह या कुछ इमारतों के डॉक्यूमेंट्स गिरवी रख लिए जाते हैं, इसको कहते हैं
इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट कितना है 8.75%। क्वेश्चन नंबर 14 है who disbanded पंजाब बाउंड्री इन अगस्त 1947। पंजाब की जो बाउंड्री थी, पंजाब को तकसीम करने का जो फैसला हुआ था, उसको डिसबैंड किसने किया था? माउंटबेटन ने और कायदे आज़म ने, कि इसको डिसबैंड करें। पंजाब की तकसीम को बैन किया हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन ने और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फैसले को, इस बाउंड्री वाले इशू को डिसबैंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच माउंटेन इज कॉल्ड किलर माउंटेन? कौन सी माउंटेन है, कौन सी पहाड़ी है जिसे किलर माउंटेन यानी कत्ल करने वाली पहाड़ी कहा जाता है? ये है नांगा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ब्रिटिश अनाउंस्ड NWFP सेपरेटिंग फ्रॉम पंजाब। NWFP क्या है? NWFP स्टैंड्स फॉर नॉर्थ वेस्ट फॉरेंटायर प्रोविंस। फॉरेंटायर मीन सरहदी प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फॉरेंटायर प्रोविंस या पाकिस्तान का सूबा जो KPK है, KPK का हिस्सा है, जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे है, इससे पंजाब, पहले ये पंजाब का हिस्सा था और इसे पंजाब से कब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे अनाउंस किया था कि इसे पंजाब से सेपरेट कर दिया जाए? 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच माउंटेन पीक इज आल्सो नोन एज K4? कौन सी पहाड़ी चोटी को K4 भी कहा जाता है? इसका आंसर है गाशर ब्रह्म 2। गाशर ब्रह्म 2 पहाड़ी चोटी है जिसे K4 कहा जाता है और ये पहाड़ी चोटी को कराकरम में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु फर्स्ट डिस्कवर द वंडर ऑफ द वर्ल्ड? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहली बार दुनिया के अजायबात को किसने दरियाफ्त किया था? इसका आंसर है एंटीपेटर ने। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ ईरान? ईरान का आखिरी बादशाह कौन सा था? ईरान का आखिरी बादशाह था रजा शाह पहलवी। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल ओपनड इन 23 फरवरी 2019 इन। ट्रांसजेंडर का पहला स्कूल 23 फरवरी 2019 को कहाँ कायम किया गया था? लोधरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन FIR मीन्स। 4IR जो है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एब्रीवेशन है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये क्या मतलब है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, मैं बताती हूँ आपको। इंडस्ट्रियल, इससे आपको पता चल रहा होगा कि इंडस्ट्री किसी भी चीज़ को बनाना, सन्नतकारी वगैरह, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऐसी रेवोल्यूशन यानी ऐसी तब्दीली जो सिर्फ इंडस्ट्री में ना हो, बल्कि ऐसी तब्दीली जिसका फ़ायदा पूरी इंडस्ट्री के साथ साथ छोटे से बड़े मज़दूर हर किसी को हो, हर फर्द को हो इंडस्ट्री में, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल चेंज तो छोटा मोटा चेंज होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो होता है वो बड़े पैमाने पर होता है। ऐसी तब्दीली जिससे पूरी इंडस्ट्री के एक एक फ़र्द को फ़ायदा पहुँचे, एक एक फ़र्द की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए। और आज तक दुनिया में 4 ऐसी इंडस्ट्रियल तब्दीलियां वाक़ई हो चुकी हैं। पहली कौन सी थी? पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेम इंजन की इजाद पर हुई 1784 में। जब स्टेम इंजन इजाद हुआ तो काफ़ी, स्टेम इंजन मीन भाप का इंजन, भाप का इंजन जब इजाद हुआ तो लोगों के काम में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई थी। रेल बनाई गई, कुछ गाड़ियाँ वगैरह बन गई, लोगों को पैदल चलने में दुश्वारी होती थी, घोड़ों पे जानवरों पे सवारियाँ करते थे, तो ये उनके मसाइल हल हो गए। और सिर्फ किसी एक के मसाइल नहीं हल हुए थे, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे मुलाजमीन के, मज़दूरों के, सबके मसाइल हल हो गए थे। तो ये पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और ये 1784 में हुई थी। दूसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुई थी? जब बिजली ईजाद हुई थी, हर तरफ रोशनी हो गई थी, और ये 1870 में बिजली ईजाद की गई थी फर्स्ट टाइम। हर तरफ रोशनी हो गई थी, तमाम मुलाजमीन को फ़ायदा हुआ था और सबका काम आसान हो गया था, यानी दिन रात वो किसी भी वक्त काम कर सकते थे और बिजली के इस्तेमाल से उनके काम में काफ़ी आसानी भी हो गई थी।
تیسری انڈسٹریل ریولیوشن 1969 میں ہوئی جب کمپیوٹر ایجاد کیا گیا. تب انسان پہلے مشینوں کے ذریعے کام کرتے تھے لیکن بعد میں پھر انسان کے دماغ کی جگہ کمپیوٹر نے لے لی. کمپیوٹر نے اس کا کام بہت زیادہ آسان کر دیا. اور فورتھ یعنی چوتھی انڈسٹریل ریولیوشن کیا ہے؟ انٹرنیٹ کی ایجاد ہے. کوسچن نمبر 22 ہے 20ویں امینڈمنٹ ترمیم سائنڈ بائی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری. 20ویں ترمیم جس سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے سائن کیا تھا وہ کب ہوئی تھی؟ 28 فروری 2012 میں. نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس تاشکند از دا کیپٹل آف ازبکستان. تاشکند ازبکستان کا دارالحکومت ہے. نیکسٹ کوسچن ہے بائی وچ امینڈمنٹ کون سی ترمیم میں 18th امینڈمنٹ واز ریسٹور. 8ویں ترمیم کو کس ترمیم کی وجہ سے ریسٹور کر دیا گیا تھا؟ یہاں نافذ تھا لیکن اب آگے لکھا ہوا ہے 17ویں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس وین نواب بکار الملک بیکیم دا سیکریٹری آف علی گڑھ انسٹیٹیوٹ. سر سید کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ علی گڑھ یونیورسٹی کے کون سیکریٹری نواب بکار الملک کب بنے تھے؟ یہ 1907 میں بنے تھے. اگلا سوال ہے ہمارے پاس ان 1764 بیٹل آف بکسر ہو لیڈ فرام ایسٹ انڈیا کمپنی. 1764 میں بیٹل آف بکسر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ مونرو. اب آپ سوچیں گے کہ بیٹل آف بکسر کیا ہے؟ بیٹل آف بکسر 1764 میں شاہ عالم ثانی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی. شاہ عالم ثانی کے ساتھ بنگال کا نواب تھا میر قاسم اور میر قاسم کی فوج بھی تھی بکسر کی جنگ میں. اس کا نام اس لیے بیٹل آف بکسر ہے کیونکہ یہ بکسر کے مقام پر لڑی گئی تھی. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے جنگ ہوئی تھی. شاہ عالم ثانی کی فوج میں 40,000 کی فوج تھی جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج صرف 10,000 افراد پر مشتمل تھی. مگر ایسٹ انڈیا کمپنی کو شاہ عالم ثانی کا قریبی ایک ایلچی تھا جو غداری کر کے شاہ عالم ثانی کی تمام رازدارانہ باتیں ایسٹ انڈیا کمپنی تک پہنچاتا تھا، جس وجہ سے خفیہ پلاننگ جو شاہ عالم ثانی اور ان کے فوجیوں نے اور ان کے وزیروں نے کی ہوئی تھی، اس سے تمام ان کے جو خفیہ راز تھے وہ شاہ عالم ثانی کے اور اس کے فوجیوں کے یا جنگ کے جو بھی انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی وہ پہلے سے ہی ایلچی نے غداری کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کو پہنچا دی تھی، جس وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کم افراد، ان کی فوج صرف 10,000 تھی، پھر بھی اس کے باوجود وہ یہ جنگ جیت گئے تھے کیونکہ انہیں اہم راز تو معلوم تھے کہ کیسے کیسے یہ پلان کر کے آ رہے ہیں. انہوں نے ان کے سارے پلان کو ملیامیٹ کر دیا تھا. شاہ عالم ثانی کا جو وزیر تھا سراج الدین، وہ دریا پار اپنے بادشاہ کے حکم کا منتظر تھا کہ کب بادشاہ کا حکم آئے اور میں حملہ کرنے کے لیے ریڈی بیٹھا ہوا تھا. یعنی بادشاہ نے اسے کہا ہوا تھا شاہ عالم ثانی نے کہ جب میں تمہیں پیغام بھیجوں تم نے تب حملہ کرنا ہے. لیکن انگریزوں کو چونکہ معلوم تھا کہ ایک طرف بادشاہ کا جو وزیر ہے وہ فوج اپنی کافی ساری اس فوج کے علاوہ کافی ساری فوج لے کے ریڈی بیٹھا ہے، انہوں نے دریا کے پل کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے توڑوا دیا تھا. وہ فوج بھی نہیں آ سکی تھی اور غداری کر کے انہوں نے شاہ عالم ثانی کے باقی لشکر کو شکست دے دی تھی. آخر میں شاہ عالم ثانی اور ان کے چند ساتھی بچے تھے جنہوں نے جان کی امان مانگ لی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی سے اور شکست کو قبول کر لیا تھا. اسے کہتے ہیں بیٹل آف بکسر اور یہ 1764 میں ہوئی تھی. اور سوال ہے کہ بیٹل آف بکسر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ مونرو کر رہا تھا. نیکسٹ کوسچن ہے دا فرسٹ پرسن ہو کلیمڈ دا نانگا پربت. پہلا شخص جو نانگا پربت پر چڑھا تھا وہ کون تھا؟ ہرمن بول تھا اس کا نام. اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس دا ورڈ ذیابیطس ڈے یعنی ذیابیط کا دن از آبزروڈ ایوری ایئر اکراس دا ورلڈ. ذیابیطس ایک بیماری ہے، اس کا دن پوری دنیا میں کب منایا جاتا ہے؟ یہ 14 نومبر کو منایا جاتا ہے. کوسچن نمبر 29 ہے. اب یہ دیکھیں عجیب بات نہیں ہے، بیماریوں کے بھی دن منائے جا رہے ہیں. کوئی خاص دن منائے بھائی، دنیا کو کیا ہو گیا پتہ نہیں. اچھا جی کوسچن نمبر 29 ہے دا لیٹسٹ بک آف اشتیاق احمد اشتیاق احمد کی لیٹسٹ بک کون سی ہے؟ جناح ہز سکسیس فیلر اینڈ رول ان ہسٹری.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द FIM-92 स्टिंगर मैनुअली यूज टेक्नोलॉजी इज पार्टिसिपेटेड इन विच वार। आप परेशान होंगे कि ये क्या है। FIM-92 स्टिंगर ये एक मिज़ाइल जैसा आला है जिससे हवाई जहाज़ों के ज़रिए कहीं नीचे फायर वगैरह किए जाते हैं और ये मिज़ाइल की तरह जाके गिरते हैं। एक मशीनरी तोपनुमा और मशीनरी होती है जिससे तोप की निस्बत तो छोटी होती है, कंधों पर भी उठा लेते हैं लोग, लेकिन ये मिसाइल की तरह फायर की जाती है। अफगानिस्तान की जंग में इसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया। सेंट्रल प्लेस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय। सेंट्रल प्लेस थ्योरी को फर्स्ट टाइम किसने प्रेजेंट किया था। अब आपको कन्फ्यूजन होगी, ये है जी वाल्टर क्रिस्टॉलर ने इसे प्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम के। ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्या है। ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है ये इसका मतलब है ऐसा एरिया जो किसी जगह के सेंटर पर मौजूद हो और ख़ास भी हो और अहम भी हो, इसे कहते हैं सेंट्रल प्लेस थ्योरी। और इसे 1933 में वाल्टर क्रिस्टॉलर ने प्रेजेंट किया था। अब देखें, एक सवाल में से मैं तीन चार बहुत सारे सवाल आपको दे रही हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरह से पास्ट पेपर्स को अगर पढ़ेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर। आज़ाद जम्मू कश्मीर। आज़ाद जम्मू कश्मीर का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कौन सा है। सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी। क्वेश्चन नंबर 33 है हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी जिनकी कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है। ये नन ऑफ दीज था, लेकिन इसका आंसर करेक्ट आंसर 1 है। यहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बाकी डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।